बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था उसका आखिरी लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। हमने अपने जो चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं उनको हर लेक्चर के अंदर बारी बारी स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि इस सारे चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक रिवीजन, और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो ये आपके पास एक कंसेप्ट डायग्राम टाइप चीज़ है जिसके अंदर आपको मैं एक दफ़ा रीकैप दे देता हूँ इस सारे चैप्टर का, जो कुछ हमने इसमें पढ़ा है उसका। तो सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के पढ़ने हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आप हर उस रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर आपके पास बॉन्ड टूटते या बनते हैं, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और कोई नई चीज़ बनती है, या एक चीज़ होगी वो डिकम्पोज होगी, उससे कोई और चीज़ बनेगी। तो केमिकल रिएक्शन आप उस रिएक्शन कहेंगे जिसमें बॉन्ड टूटेंगे और बनेंगे और चेंज आएगा, उस चेंज को आप केमिकल चेंज कहते हैं। और जिस प्रोसेस से वो केमिकल चेंज आता है उसे आप केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है उसकी दो टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको बताया था वो रिएक्शन होता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, या जो रिवर्स नहीं होता वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपके सारे के सारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है आपका, ये कंप्लीशन की तरफ जाता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर और वहाँ पर आपका रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बरक्स, रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन दैट गोज इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में है। जिसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपके, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके वो वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल हम देते रहते हैं। जैसे आपके पास रिएक्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से आपके पास अमोनिया बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया भी बना रहे होते हैं, और अमोनिया ब्रेक डाउन होके एट द सेम टाइम वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। अब ये जो रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो जो ख़त्म नहीं होते, यानी आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता, वो आपका रिएक्शन कैरी ऑन करता है बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव होगा इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि दोनों रिएक्शन जो हैं वो एट द सेम स्पीड जो है वो कैरी आउट हो रहे होते हैं। आपका जितने जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का और जो बैकवर्ड रिएक्शन का होता है वो सेम हो जाएगा। अब आपने इक्विलिब्रियम जब हमने स्टडी किया तो इक्विलिब्रियम में हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो कि आपके पास इक्वल होती है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Kc एक्चुअली क्या है, रेशियो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आपके पास ये रिएक्शन है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपके पास वो है NH3, तो आपके पास Kc क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट है तो वो उसको आप फिर एक ही प्रोडक्ट आपका आएगा। ये जो ब्रैकेट और NH3 आपने लिखा है इसका मतलब है एक्टिव मैस। एक्टिव मैस हम उस मैस को कहते हैं जो आपका रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। और Kc में आपके क्यूब, और रेशियो किसके है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स आपके पास दो हैं तो इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी हमने स्टडी की थी Kc की एक्सप्रेशन, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके टॉपिक में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास एक्टिव मैसेज के ऊपर, कि जितने ज़्यादा एक्टिव मैस होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो जितने ज़्यादा आपके पास एक्टिव मैस होगा रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट आपका जो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन वो उतना ही तेज़ होगा। और इसी के बरक्स अगर जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट होंगे तो वापस जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो उसी स्पीड से ज़्यादा तेज़ होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, लेक्चर जो आपका चैप्टर था उसके एंड में हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हमारे पास यूज़फुल है। दो तरह की जो इसके यूजेस हैं जो हम देखते हैं, उसमें एक यूज ये था कि आप किसी भी रिवर्स रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा यूज़ क्या था कि आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट हो सकती है या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर हम क्या करते थे, हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसके अंदर हम किसी भी टाइम पे गिवन
जो आपका कंसंट्रेशन होती थी वो पुट करते थे, उससे जो हमारे पास आंसर आता था उसको हमने नाम दिया QC का, रिएक्शन कोशेंट का। और हम ये देखते थे कि रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू है वो इसी सेम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को से हम उसको कंपेयर करते थे। अगर तो KC की वैल्यू कम होती थी, अगर QC की वैल्यू कम होती थी KC से, तो इसका मतलब ये था कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि KC की वैल्यू ज़्यादा है और QC की वैल्यू कम है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम थी तो इसका ये मतलब था कि आपके यहाँ पे QC और KC का सेम होने का मतलब है कि आपका रिएक्शन जो है वो एट इक्विलिब्रियम है। और अगर QC की वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो KC से, तो इसका ये मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर, यानी कि अब जो आपका, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास QC की बड़ी हो गई है, तो रिएक्शन ने KC पे आना है। तो KC पे आने के लिए फिर फॉरवर्ड जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वापस रिएक्टेंट के अंदर। तो ये आपके पास होगी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर QC की वैल्यू छोटी हो KC से, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर कम हो, QC की वैल्यू जो है वो बड़ी हो KC से और KC की वैल्यू QC से छोटी हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। और अगर सेम वैल्यू है तो इसका ये मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे, दोनों की जो डायरेक्शन अपोजिट है और रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमने देखा था कि आप क्या पता लगा सकते थे कि जो रिएक्शन अभी हुआ है यहाँ पे, जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ये किस पॉइंट पे अचीव हुआ है, कि कितने ज़्यादा जो आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसके अंदर रिएक्टेंट ज़्यादा है, जो आपके पास जो कंपोजिशन है इक्विलिब्रियम के मिक्सचर की वो क्या है। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर KC की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, 1 से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1000 से ज़्यादा है, सपोज 1000 से 10⁻³ से KC की वैल्यू ज़्यादा है, 10⁻³ से KC की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस वक्त जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर मौजूद है इसके अंदर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है रिएक्टेंट से। ये जो आपके पास हमने इक्वेशन बनाई है KC की, इसमें अगर आप देख सकें तो ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, नीचे रिएक्टेंट्स हैं, ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, नीचे रिएक्टेंट्स हैं। तो फ्रैक्शन में अगर आपका जो आंसर है फ्रैक्शन का वो 1 से ज़्यादा आता है, तो 1 से ज़्यादा का मतलब पहली तो बात यह है कि आपके पास प्रोडक्ट वाली, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। और अगर आपके पास वैल्यू बहुत बड़ी आती है 1 से, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 10⁻³ से ज़्यादा वैल्यू आती है, इसका मतलब यह है कि जो न्यूमिनेटर है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है टू द डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है वो कम है और न्यूमिनेटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर जब आप KC की वैल्यू फाइंड करें और वो 10⁻³ से ज़्यादा आए, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास इस वक्त जो रिएक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो ही गया है, कि जितने आपके पास रिएक्टेंट्स थे वो तकरीबन कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और अगर आपके पास KC की वैल्यू कम हो 10⁻³ से, KC की वैल्यू 10⁻³ से कम हो, तो फिर इसका ये मतलब होता है कि अब ये -3 का मतलब ये क्या है कि 1 से वैल्यू छोटी। अगर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर जो फ्रैक्शन का आंसर है वो 1 से कम आता है, तो इसका मतलब है आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमिनेटर में क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में आंसर 1 से कम आता है तो इसका मतलब है कि आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट ज़्यादा है। और वही अगर आपके पास वैल्यू 1 से बहुत कम आती है, जैसे 10⁻³ का मतलब है 0.0001 से भी कम, तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर अब आपका बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो इस वक्त इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ज़्यादा है, किससे? प्रोडक्ट से। और यही अगर आपके पास वैल्यू इन दोनों के दरमियान आती है, यानी KC की वैल्यू जो है वो बड़ी है 10⁻³ से, लेकिन छोटी है 10⁻³ से, इसके दरमियान KC की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि आपका जो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन का जो आंसर आ रहा है उसमें आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई खास फर्क नहीं है, डिफरेंस है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है, तकरीबन कंपेरेबल है, एक दूसरे से कोई खास फर्क नहीं है। तो यानी कि आपका जो मिक्सचर होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, उसके अंदर जो क्वांटिटी होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की वो तकरीबन सेम होगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा उसके अंदर। तो ये आपके पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए भी आपने KC की वैल्यू को यूज़ किया फाइंड करने के लिए, इसी तरह आपने KC की वैल्यू को यूज़ किया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। अब हम जो है एक्सरसाइज को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, या जो आप 10th की बुक में यूनिट नंबर आपकी बनती है 9, चैप्टर नंबर 9, ये हमारा आज इसका जो थ्योरी का टॉपिक था, जो आपके पास कोर्स वर्क था, वो कंप्लीट हो गया।
इस चैप्टर के हमने टोटल 4 लेक्चर्स में थ्योरी को कवर किया और आज जो 5th लेक्चर है इसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। जो आपके पास 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, फेडरल बोर्ड ने जो एलोकेट की है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह जो आपके एक्सरसाइजेज बनी हुई हैं बुक के अंदर, उनके अंदर भी इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। पहले आपको दिए जाएंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आपके पास MCQs हैं, या आपने MCQs खुद सॉल्व करने हैं। सारे के सारे MCQs के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स आपके हैं, ये मैंने सारे जितने भी आपके पास 1 to 4 लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 9 के, उसके अंदर मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप इनके MCQs को रिस्पेक्टिव जो टॉपिक हैं उनसे देखें और फिर जो लेक्चर जो मैंने दिया है उससे कंपेयर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको MCQ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी जो हैं आपके पास जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनके अंदर कवर कर दिए गए हैं पहले से। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको लेक्चर्स में से ही मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको समझ नहीं आती कि आंसर नहीं है किसी लेक्चर में, तो आप वो पूछ सकते हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ, तो आपको दोनों चीज़ें करवाई गई हैं। राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको करवा दिया गया है। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको करवा दी गई है। इसी तरह व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी जो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया है, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड जो हम करते हैं Kc की वैल्यू से, वो भी मैंने आपको लास्ट सेक्शन में करवाया है। जो लास्ट में आपके पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पार्ट, उसके अंदर तो हम देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस इज एज फॉलोज। यानी कि जब आपकी डिकम्पोजिशन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की N2O4 की, तो जो आपके पास रिएक्शन होता है वो इस तरह है कि 2N2 प्लस O2, ये आपके पास इक्वेशन बनती है इसकी। ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। अब उनकी आपको कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली दे दी गई है इक्विलिब्रियम के ऊपर। जो आपके पास एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की दी गई है 1.1 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर डेसीमीटर, सॉरी। इसी तरह के पास नाइट्रोजन की दी गई है 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपने इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो आपका कंसंट्रेशंस गिवन है, ये सारी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम गिवन है। यानी जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उस वक्त आपने सैंपल लेके मिक्सचर के अंदर से ये जो कंसंट्रेशन आपने फाइंड की कि अब इस वक्त जब आपका इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी इस क्वांटिटी के अंदर। तो Kc आपको पता क्या होता है कि Kc इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। तो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे हैं 2, N2 और O2। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है और ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ आपके पास कोफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वो आप उसी कंसंट्रेशन को पावर में ले जाएंगे। तो N2 के साथ 2 है तो ये N2 की कंसंट्रेशन के पावर आ जाएगी 2। और रिएक्टेंट आपके पास कौन से हैं जी, एक ही है N2O और उसके साथ भी 2 है तो वो भी स्क्वायर। तो अब आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है 1.1 स्क्वायर 3.90 डिवाइडेड बाय इसकी अब आप सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है 3.90, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
1.95 कंसनट्रेशन किसकी है, ऑक्सीजन की, और आपके पास जो N2O की है वो है 1.1 का स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यूज़ पुट करेंगे आप रिस्पेक्टिव कंसनट्रेशंस की, तो इसका आपके पास आंसर आता है 24.512। अब आपने जो केसी की यूनिट लिखनी है वो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, केसी की जो यूनिट आएगी वो आपके पास जो डिफरेंस होगा नंबर ऑफ मोल्स का, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल में से आप रिएक्टेंट के माइनस करेंगे और वो आपके पास पावर बन जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की। इसकी आपने पावर बनानी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के मोल हैं 3, रिएक्टेंट का मोल है 2, तो 3 - 2 आपके पास 1 आ जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास केसी की यूनिट बनेगी वो बनेगी सिंपल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, +1 है तो सिंपल मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपका केसी का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपने केसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एट इक्विलिब्रियम आपको कंसंट्रेशन दे दी गई है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी आपने, अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको केसी की वैल्यू गिवन है और कुछ आपके पास गिवन है कंसंट्रेशन, और आपने फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, अननोन रिएक्टेंट, आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपने व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन है, साथ केसी की वैल्यू गिवन है। तो आपसे पूछा ये गया है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर अमोनिया की क्वांटिटी कितनी है। तो आपको इसमें दोनों में से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन सेम ही मेथड से होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, N2 + H2 से आपके पास NH3 बन रहा है, ये उसकी आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस दी गई हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, उसकी वैल्यू आपके पास नाइट्रोजन की 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो है 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपके पास अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो अननोन है, केसी की वैल्यू गिवन है आपके पास। केसी की वैल्यू आपको दी गई है 0.50 मोल स्क्वायर और डेसीमीटर -6। तो अब इस इक्वेशन के अंदर या इस सेक्शन के अंदर आपको एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पता है, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो नहीं पता, लेकिन आपको केसी की वैल्यू गिवन है। तो आपने आप केसी की एक्सप्रेशन को यूज़ करके अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। हमें पता है जो केसी है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट इसमें एक ही है NH3, उसके साथ है 2 तो वो आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। रिएक्टेंट्स आपके पास 2 हैं, H2 और N2, H2 के साथ 3 है तो ये आपके पास यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ये इक्वल है केसी के। अब आपको केसी की वैल्यू गिवन है 0.50। इसी तरह हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी गिवन है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी गिवन है, अमोनिया की कंसंट्रेशन अननोन है। तो आप अननोन वैल्यू को क्वेश्चन की एक साइड पे ले जाओ, नोन वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाओ। तो यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिवाइड हो रहे हैं, तो इस साइड पे आके केसी से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा केसी इंटू कंसंट्रेशन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें अब आप सिंपली वैल्यूज पुट कर लें। केसी की वैल्यू आपके पास है 0.50 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ 3 तो क्यूब है उसका, तो 0.50 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.31। ये एक्टिव मैसेज है, तो एक्टिव मैसेज को आपने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया जो कि बनेगी
तो ये आपकी कंसंट्रेशन जो अननोन थी वो आपने फाइंड कर ली। जो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो भी इसी मेथड से होगा। उसमें भी आपको 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पता है, प्रोडक्ट की नहीं पता। सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे केसी की, और उसके अंदर आप नॉन वैल्यूज़ पुट करेंगे, अननोन वैल्यू इक्वेशन की एक साइड पे ले जाएंगे और नॉन वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास अननोन वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल जो है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, उसके अलावा जो आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं ये आपने ख़ुद अटैम्प्ट करने हैं अपनी नीट कॉपीज़ के अंदर। जो आपको होमवर्क है उसके अंदर आपने ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चन और आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 हैं इनको आपने खुद सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया।